ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शाओ शुई को देखते हैं जो कि अपने स्कूटर से जा रही होती है। तभी उसकी नजर चू यू पर पड़ती है और जो कि वहाँ पर भीख मांग रहा था। तभी यहाँ पर चाओ शुई उसके पास जाकर कहती है, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो। वहाँ पर उसको देखकर वो उससे पूछता है, शाओ शुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर वो बताती है, असल में मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ पर किसी काम से भेजा था। तुम वो सब छोड़ो, तुम तो यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए आए थे ना, तो फिर ये सब कुछ क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो बताता है कि उसका बिजनेस तो फेल हो गया है। इस पर शुई उससे कहती है, इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। क्या तुम अभी भी ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। इस पर वो कहता है, मुझे लगा था कि इस तरीके से देखकर तुम मुझे नापसंद करोगी। इस पर शुई उससे कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुमने तो मुझे मेरे सबसे बुरे टाइम में पसंद किया था। अब तुम ये सोचते हो कि अब तुम्हारा बिजनेस फेल्ड हो गया है तो मैं तुम्हें डिसलाइक करना शुरू कर दूंगी। तुम सही में ऐसा सोचते हो कि मैं इस तरीके की हूँ। इस पर वो पूछता है, शाओ शुई तुम सच में मुझे नापसंद नहीं करती हो। इस पर वो कहती है, ऑब्वियसली नहीं, हमेशा एक दूसरे के गम और खुशी दोनों में साथ रहेंगे। यहाँ हम यू को देखते हैं जिसकी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो यहाँ पर शुई उससे कहती है, चलो होटल चल के तुम्हारे क्लोथ चेंज करवा देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। इस पर शुई उनसे कहती है, तुम लोग अपने काम से काम रखो। यहाँ हम देखते हैं कुछ लड़के खड़े थे। वो शुई से कहते हैं, ये तो एक भिखारी है, तुम इसकी जगह हमें चूज कर लो। पर तो शुई उनसे कह देती है, तुम्हें इस भिखारी से दिक्कत है ना, मैं तुम्हें बताऊं, मुझे ये भिखारी ही पसंद है। यहाँ पर ये बोलकर तो शुई सबके सामने उसे किस कर देती है और यहाँ पर तो सभी के सभी ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर शुई फिर उन लोगों से बड़े गुस्से से कहती है, तुम लोग अपने काम से काम रखो और हाँ मैं तुम्हें बताऊं, इससे मैं बहुत जल्द शादी कर लूंगी। तभी वो यू के साथ वहाँ से चली जाती है। वो तो स्कूटर पर बैठ गई थी और यू उसको देख रहा था। इस पर वो कहती है, देख क्या रहे हो, जल्दी से पीछे बैठो। तभी यहाँ पर वो भी उसके पीछे बैठ जाता है। पर जब वो बैठ गया था तभी यहाँ पर शुई उसका हाथ अपने वेस्ट पर रख लेती है और कहती है, जरा कस के पकड़ो, कहीं तुम गिर मत जाना। यहाँ पर यू भी काफी खुश दिख रहा था और वो सोच रहा था, शुई तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं करा और 3 दिन बाद मैं अपनी रियल आइडेंटिटी तुम्हें बता दूंगा और मैं तुम्हें इस दुनिया की हैप्पीएस्ट लड़की बनाऊंगा। तब यहाँ पर हम शुई को देखते हैं जो यू को एक रूम में लेकर आ गई थी। यहाँ पर वो उससे कहती है, तुम जल्दी से जाकर शार ले लो। तभी यहाँ पर यू खुद को देखता है और बताता है कि उसके पास में तो चेंज करने के लिए कपड़े ही नहीं है और अगर मैं शार ले भी लेता हूँ तो फिर ये गंदे कपड़े ही पहन के फिर मैं फिर से गंदा हो जाऊंगा। इस पर शुई कहती है, ठीक है तुम जाकर शार लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद कर लाती हूँ। हाँ तो वो सोच में पड़ गया था। इस पर शुई उससे कहती है, चिंता मत करो, मैं जाकर कपड़े लेकर आती हूँ। तब यहाँ से शुई तो चली जाती है और पीछे से यू कह रहा था, तुम मेरे साथ में कितनी अच्छी हो, लेकिन मुझे नहीं पता हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इसके बाद हम देखते हैं यू की सेक्रेटरी उसे कॉल करती है। यहाँ पर यू अपनी सेक्रेटरी से कहता है, यूरोप जाकर तुम क्रिस्टल क्राउन खरीदो, उसके बाद अफ्रीका जाकर डायमंड्स लेकर आना, देन जो शेयर्स मैंने खरीदे हैं ना उनका नाम मेरे फियांसे के नाम के साथ चेंज कर दो। यहाँ पर सेक्रेटरी भी इस बात पर हामी भर देती है। यहाँ पर यू बताता है कि पहले वो एक स्ट्रीट वेंडर हुआ करता था लेकिन उसके बाद मेरा स्टॉल पूरी की पूरी दुनिया में फैल गया। अब तो मैं अपनी फियांसे को ग्रैंड वेडिंग दूंगा। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद शुई आ जाती है। तभी यहाँ पर वो यू को देखती है जिसने तो अभी तक शार नहीं लिया था। यहाँ पर वो उससे कहती है, वैसे तुमने अभी तक शार क्यों नहीं लिया। वो कहती है, खैर छोड़ो, तुम ये कपड़े देखो पहले, ये तुम्हें ठीक से फिट आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर यू जब कपड़े देखता है तो उनका ब्रांड लोगो देखकर कहता है, ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड है, तुमने शायद इन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। यहाँ पर शुई कहती है, एक दिन के बाद तुम ग्रूम होगे और उसके बाद तुम एक लाइमलाइट में रहोगे, जिसके चलते तुम्हें कुछ अच्छा ही पहनना चाहिए। यहाँ पर वो उसको एक दूसरा बैग देती है। यहाँ पर जब यू उसको ओपन करता है तो उसमें तो कैश था। ये देखकर यू उससे पूछता है, ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो। तभी यहाँ पर शुई उसको बताती है, ये पैसे मैंने बहुत सालों तक काम करके बचाए हैं और हाँ कुछ अपने फ्रेंड से बोरो भी करे हैं मैं, क्योंकि एक कार हायर करनी पड़ेगी परसों की शादी के लिए, तो इसलिए तुम इन पैसों को रख लो। यहाँ पर तो यू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। पर तो शुई उससे कहती है, तुम मेरे साथ ऐसी फॉर्मेलिटीज क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम मेरे फियांसे हो और तुम वही इंसान हो जिसके साथ मुझे अपनी सारी की सारी जिंदगी गुजारनी है और अब तुम किसी परेशानी में हो तो मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही चाहिए। इस पर यू से कहता है, तुम ये सब कुछ कर रही हो और मुझे यहाँ पर अशेम फील हो रहा है। इस पर तो शुयू से कहती है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिंदगी तो अप और डाउन का ही खेल है। आज तुम्हारा बुरा टाइम जरूर चल रहा है लेकिन तुम
देखना तुम्हारा अच्छा टाइम भी जरूर आएगा और हमारी शादी होने वाली है और वो दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी यहाँ पर यूज से कहता है मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा और तुम्हें बहुत ज्यादा खुश भी रखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वो उसे स्लैब पर बिठा देता है और उसको किस करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यू को उसकी सेक्रेटरी की कॉल आ जाती है क्योंकि उसे बता रही थी फॉर्च्यून समिट स्टार्ट हो गया है और वहाँ पर सभी के सभी फील्ड के लीडर्स पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर यू भी उसकी बात पर हामी भरता है और कॉल कट करने के बाद शुई से कहता है एक जरूरी चीज है जिसके साथ मुझे डील करना है और हाँ वेडिंग वाले दिन तुम मेरा वेट करना। यहाँ पर शुई उससे कहती है तुम किसी चीज के लिए खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर मत डालना, अगर कोई भी चीज होती है तो हम उसको साथ मिलकर करेंगे। इसके बाद हम यू को देखते हैं जो स्टेयर से उतर रहा था। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के लोग उसे सजदा कर रहे थे। तभी यहाँ पर यू उनसे कहता है काफी लंबे समय बाद अब हमारा एनुअल समिट आ गया है, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये बोलकर वो अपने असिस्टेंट से फाइल ले लेता है। इसके बाद वो अपने प्लान के बारे में सबको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तभी यहाँ पर सभी लोग उसकी बात पर एग्री करते हैं और उसके सामने एक शर्त रखते हैं। यहाँ पर वो उससे कह रहे थे हमने सुना है कि आपकी जल्द ही शादी होने वाली है और इस वजह से हम लोग भी आपकी शादी को अटेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर यू बताता है मैं आप लोग को इनवाइट तो करना चाहता हूँ लेकिन मैं आपको बताऊँ मेरी होने वाली वाइफ जो है वो गाँव से है, तो हो सकता है शादी में कोई मसला खड़ा हो जाए और इस वजह से मैं आप सभी को नहीं बुला पाऊंगा। यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग मौजूद थे वो इस बात पर कहते हैं तो ठीक है हम आपकी शादी में ऑर्डिनरी पर्सन बनकर आ जाएंगे लेकिन प्लीज हमें इतनी बड़ी वेडिंग को अटेंड करने दिया जाए। और यहाँ पर ये लोग यू को अच्छे से मेक श्योर करवा रहे थे कि उनकी वजह से शादी में कोई भी मसला खड़ा नहीं होगा। इस पर यू भी मान जाता है और कहता है लेकिन ध्यान रहे कि मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए। तभी यहाँ पर सभी लोग उसका सदका करते हैं। उसके बाद यू यहाँ पर अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वेडिंग की प्रिपरेशन हम अपने प्लान के हिसाब से करेंगे। तभी यहाँ पर वो भी इस बात के लिए हामी भरती है। इधर हम शुई को देखते हैं जिसकी मॉम उसको तैयार कर रही थी और यहाँ पर वो उसको सलाह दे रही थी कि शादी के बाद वो अपनी मदर इन लॉ की बात अच्छे से सुने। वो कहती है कि तुम अपनी मदर इन लॉ की बात अच्छे से मानना ताकि वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहे और इस बात पर वो भी हामी भरती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यंजी जो कि सुई की सिस्टर है आ जाती है। यहाँ पर वो उसे देखकर खुश हो रही थी। तभी यंजी उससे पूछती है वैसे तुम किससे शादी करने वाली हो। तो बताती है जंग स्टोर के जो ओनर है ना उनके बेटे से इसकी शादी हो रही है, ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है ना। हम देख पाते हैं वहाँ पर शुई और यू की फोटो लगी हुई थी। जब येनी उसको देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो कह रही थी ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर शुई उससे कहती है क्या तुम इसे जानती हो। तो इस पर येनी कहती है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। पर शुई उससे पूछती है वैसे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया। फिर वो कहती है वैसे मुझे पता नहीं तुम्हारा यू से ब्रेकअप क्यों हुआ लेकिन मेरा और यू का काफी अच्छा रिलेशनशिप है। तभी यहाँ पर यंजी उससे कहती है असल में तो वो अब एक भिखारी है और वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। इस बात के लिए तो शुई की मॉम को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर यंजी के साथ में उसकी कुछ दोस्त भी आई थी। वो कहती है कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इनसे पूछ लो। तभी यहाँ पर उसकी दोस्त भी इस चीज के लिए कंफर्म करती है। तभी यहाँ पर एक दोस्त तो यू की वीडियो भी दिखा देती है, देखो ये एक भिखारी है। इस पर शुई की मॉम उसे देखकर कहती है कि तुम इससे शादी बिल्कुल नहीं कर सकती और अगर तुमने उससे शादी कर ली तो पूरा का पूरा गांव हम पर हंसेगा। और यहाँ पर यंजी कहती है अच्छा हुआ तुम्हारी वेडिंग नहीं हुई, तुम जल्दी से इसे कैंसिल कर दो। और यहाँ पर उसकी मॉम भी कहती है मैं अभी के अभी चू फैमिली से कांटेक्ट करती हूँ और ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर शुई खड़ी होती है और कहती है नहीं वो तो ये शादी करके रहेगी। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है तुम एक भिखारी से शादी करोगी। यहाँ पर शुई कहती है मॉम इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो मुझे किस तरीके से ट्रीट करता है और सच तो ये है कि वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। यहाँ पर यंजी भी कहती है तुम एक भिखारी से शादी करोगी, तुम क्या चाहती हो इस चक्कर में और लोग हमारा मजाक बनाए। और यहाँ पर उसकी मॉम भी यही बात कह रही थी। यहाँ पर तो शुई साफ साफ कह देती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं उसी से शादी करूंगी। इस बात पर तो शुई की मॉम उसे पागल तक बोलने लग जाती है। यहाँ पर यंजी की दोस्त भी उससे कहती है देखो तुम खुद के साथ ऐसा मत करो, तुम तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो इस तरीके से। फिर हम येनी को देखते हैं जो अपनी मॉम से कहती है मास्टर यूई को तो शुई के ऊपर क्रश था तो क्यों ना उनसे इसकी शादी करा दी जाए और उनकी फैमिली भी काफी अच्छी है, हम उनसे इसकी शादी करा देते हैं। पर मॉम भी हामी भरती है और कहती है हाँ उनकी एक कोल की मील भी है ना, वो भी इसके लिए मान रही थी। और वो शुई से कहती है अब तो तुम्हारी शादी इनसे ही होगी। लेकिन यहाँ पर शुई कह देती है अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ यू से। इस पर तो उसकी मॉम उससे कहती है क्या तुम्हारा जहनी तवाज़ुन खराब हो गया है। यहाँ पर शुई कहती है मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है और जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगी। पर तो उसकी मॉम कहती है अगर तुम अपनी मर्जी चलाओगी तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगी। अभी हम देखते हैं येंजी अपनी मॉम को कुछ कहने
के बहाने से उन्हें साइड में ले जाती है। फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा खुसर फुसर हो रही थी। फिर ये दोनों वापस आते हैं और यहाँ पर यंजी शुई से कहती है, सिस्टर मैंने मॉम को बना लिया है, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। यहाँ पर शुई भी उसकी बात पर काफी खुश हो जाती है। तो यहाँ पर वो दोनों का शुक्रिया करते हुए कहती है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी ताकि मैं और मेरा हस्बैंड साथ में अच्छी लाइफ जी पाए। यहाँ पर यंजी शुई से कह रही थी, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ अपनी शादी के लिए। तो यहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है, शुई अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा है, तुम ऐसा करो अपना फोन मुझे दे दो, मुझे एक कॉल करनी है। यहाँ पर शुई भी अपनी मॉम पर यकीन करते हुए उन्हें अपना फोन दे देती है। इसके बाद हम यहाँ पर यू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा जोरों शोरों से अपनी बारात लेकर शुई के दरवाजे पर जाने के लिए तैयार था। इसके बाद हम देखते हैं शुई की मॉम यू को कॉल कर देती है। यहाँ पर यू तो उनसे बड़े आराम से बात कर रहा था, लेकिन हम देख पाते हैं यहाँ पर शुई की मॉम तो उससे काफी बदतमीज से बात कर रही थी। यहाँ पर उससे कह रही थी, तुम मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते, उसे पता है कि तुम एक भिखारी हो और अब वो तुमसे शादी करने के लिए मना कर रही है, और हाँ अब तुम्हें शादी करने के लिए आने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर यू तो ये बात जानकर एकदम हैरान था। तभी यहाँ पर शुई की मॉम उसे बड़े बदतमीज से बोलती है, कहती है क्या तुम बहरे हो, मेरी बेटी एक भिखारी से शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी, बस बात खत्म। और रही बात तुम्हारे ब्राइड प्राइस की, वो हम तुम्हें कुछ दिनों बाद पे बैक कर देंगे। और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और यहाँ पर यू तो कॉल बैक करने की कोशिश भी कर रहा था। हम देखते हैं शुई की मॉम तो उसके फोन को डिस्ट्रॉय तक कर देती है। अभी हम यहाँ पर यू के असिस्टेंट को देखते हैं, वो उसे पूछ रही थी, क्या शुई की फैमिली आपके साथ में एंगेजमेंट ब्रेक कर रही है। पर एक पर्सन पीछे बैठा हुआ था, जब वो सुनता है तो कहता है, मिस्टर चू के साथ में ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से तो उन लोगों ने सही में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसके बाद वो उस बंदे को चुप करवाता है और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है, शुई बहुत अच्छी इंसान है, मुझे पूरा यकीन है आज उसने ये सब कुछ जो करा है इसके पीछे बड़ा रीजन होगा। इस पर उसकी असिस्टेंट पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर वो कहता है, हम वेडिंग को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम शुई के घर पर जाकर देखेंगे आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। तब यहाँ पर असिस्टेंट भी इस बात के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शुई की मॉम को देखते हैं, यहाँ पर उसका फोन डिस्ट्रॉय कर काफी खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर यंजी आती है और अपनी मॉम से पूछती है, मॉम सब कुछ कैसा चल रहा है। पर उसकी मॉम इस पर बताती है, मैंने उससे फोन करके ये शादी कैंसिल करवा दी है और ये देखो मैंने शुई का फोन भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस तरीके से तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस पर यंजी कहती है, लेकिन इतनी चीज काफी नहीं होगी और अगर वो यहाँ पर आ गया तो हम लोग तो एक्सपोज हो जाएंगे। इस पर मॉम पूछती है, तो अब हम क्या करें। तो यहाँ पर यंजी अपनी मॉम से कहती है, हम ऐसा करते हैं विलेज की एंट्री पर किसी को खड़ा कर देते हैं, अगर वो लोग आ भी जाते हैं तो यहाँ पर जो लोग वहाँ पर खड़े होंगे वो उन्हें एंट्रेंस से ही वापस कर देंगे। पर शुई की मॉम को भी ये बात समझ में आ जाती है और वो इसके लिए मान जाती है। फिर यहाँ पर वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जाती है जो यहाँ पर शादी के लिए आए थे। पर वो उसे देखकर कहते हैं कि बताओ सिस्टर जियांग, हम क्या मदद कर रहे हैं तुम्हारी। यहाँ पर शुई की मॉम उनसे कहती है, आज मेरी बेटी की शादी मास्टर यूई से होने वाली है, लेकिन विलेज में कुछ लोग आने वाले हैं जो शादी में अड़चन पैदा कर सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दरवाजे पर जाओ, जैसे ही उन्हें देखो वहाँ से भगा दो। यहाँ पर वो लोग भी इस बात पर मान जाते हैं और हम देखते हैं वो तुरंत ही अपने हथियार निकाल कर विलेज के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। इधर हम शुई को देखते हैं जो अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद हम येंजी को देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर यूई को कॉल करती है, उन्हें बताती है कि मैंने अपनी सिस्टर से आपकी शादी सेट कर दी है। इस पर यंग उससे कहता है, तो ठीक है, मैं अपने डैड से कहकर तुम्हारे नाम पर एक कोल मील करवा दूंगा। यहाँ पर येंजी तो इस बात पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है ये डील रही, थैंक यू मास्टर हुई। इधर हम यू को देखते हैं जिसकी कार शुई के विलेज तक पहुंचने ही वाली थी। यहाँ पर वो कार में बैठे सभी लोगों से कह रहा था सभी लोगों को अपनी आइडेंटिटी अच्छे से हाइड करनी है। तभी हम देखते हैं यू की कार जैसे ही विलेज के दरवाजे तक पहुंचती है, यहाँ पर तो शुई की मॉम के रिश्तेदार और फ्रेंड्स उन पर डंडों से हमला स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पर यू कार से उतर जाता है और पूछता है, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन ये लोग तो यहाँ पर नारे लगा रहे थे ये कहते हुए निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर यू उनसे पूछता है, बताओ क्या मसला है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर एक वुमन बताती है कि हम मिस इस जियांग के रिलेटिव हैं और तुम उनकी बेटी से किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकते। इस पर तभी असिस्टेंट बोलती है और कहती है, अब तो शादी होके ही रहेगी क्योंकि हम लोग तो इतने आगे आ गए हैं और ये शादी तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर एक पर्सन कहता है कि हम लोगों ने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया है और उस वजह से ये शादी तो होनी ही चाहिए। इस पर वो रिलेटिव कहने लग जाते हैं कि हम आप लोगों को ब्राइड प्राइस वापस कर देंगे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अब ये शादी बिल्कुल नहीं हो पाएगी।
तब यहाँ पर यू कहता है लेकिन मुझे इस बारे में शुई से बात करनी है। आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन यहाँ पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते, वो तो अपनी बात पर अड़े हुए थे। अब यहाँ पर यू भी कह ही देता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मैं जियांग फैमिली के पास जाकर पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार उन्हें मसला क्या है। लेकिन यहाँ पर शुई के रिश्तेदार तो वहाँ पर नारे लगाने लग जाते हैं ये कहते हुए हम तो तुम्हें गाँव के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। तब यहाँ पर एक पर्सन यू से कहता है अगर आप बोलो तो हम कुछ फोर्सेस को बुलवा लेते हैं, आप देखना वो लोग इन लोग को यहाँ से 1 मिनट में हटा देंगे। इसके लिए यू उसे मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर रिश्तेदार कह रहे थे इस तरीके से हमें डराने की कोशिश मत करो। तो मैं बता दें हमारी जियांग फैमिली काफी फौलादी लोगों से बनी हुई है। अब यहाँ पर यू उनसे कहता है शायद आप लोग को कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पर शादी करने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरी होने वाली वाइफ इस शादी से एग्री कर रही है। लेकिन यहाँ पर वो लोग तो अपनी बात पर अड़े हुए थे। तभी इस बात पर यू अपने असिस्टेंट से कहता है इन लोग के लिए रेड एनवेलप अरेंज किए जाएं। इस पर जियांग फैमिली के मेंबर कहने लग जाते हैं तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे रेड एनवेलप से मान जाएंगे? तुम्हें बता दें हम लोग बिकाऊ नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। अभी हम देखते हैं असिस्टेंट एक रेड बॉक्स लेकर आ जाती है और यहाँ पर हर किसी को रेड एनवेलप देने लग गई थी, लेकिन यहाँ पर जियांग फैमिली के मेंबर्स तो उन एनवेलप को हवा में उड़ा देते हैं और कहते हैं चाहे तुम कुछ भी कर लो इस विलेज में हम तुम्हें एंटर बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। तभी हम देखते हैं जियांग फैमिली के मेंबर्स इन लोगों पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। तभी यहाँ पर यू के असिस्टेंट मिस्टर लैंग से कहती है कि आप मिस्टर चू को अपने साथ ले जाइए और इन लोगों से तो मैं डील करती हूँ। तभी यहाँ पर मिस्टर लैंग भी ऐसा ही करते हैं। अभी हम देखते हैं कुछ देर बाद ही जियांग फैमिली के मेंबर्स ने यू को दोनों तरफ से घेर लिया था। यहाँ पर यू उनसे पूछता है आप लोग की ऐसी कौन सी विश है जिसको मैं फुलफिल करूँ, उसके बाद आप लोग मुझे अंदर एंटर करने दें। लेकिन यहाँ पर जियांग फैमिली के मेंबर तो अपनी बात पर टिके हुए थे और यहाँ पर वो उससे कह रहे थे तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। तब यहाँ पर हम देखते हैं एक ओल्ड लेडी की तबीयत खराब होने लग जाती है। तो यहाँ पर वो सारे लोग उनको देखने लग गए थे। यहाँ पर लोग बात कर रहे थे इन्हें तो काफी बुरा अटैक आया है और इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन हॉस्पिटल तो इस गाँव से काफी ज्यादा दूर था। पर एक वुमेन कहती है ये लोग तो यहाँ पर कार से आए हैं ना, तो इसके लिए हम इनकी एक कार को बोरो कर लेते हैं जिससे हॉस्पिटल जाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर वो मैन जिसकी मॉम को अटैक आया था वो यू से पूछता है क्या मैं तुम्हारी कार को बोरो कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर उसकी असिस्टेंट भी कुछ लोग के साथ में आ जाती है। यहाँ पर वो तो उन लोगों को कार बोरो करने के लिए मना कर रही थी। ये देख पाते हैं वो मैन तो उनके आगे अपनी नीज पर आकर उनसे कार के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर तो सभी लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर असिस्टेंट कहती है अब तो तुम बड़े अच्छे बुरे की बातें कर रहे हो, पहले जो तुमने किया उस पर तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। अभी हम देखते हैं यू अपने असिस्टेंट से कहता है तुम इनकी बातों को अपने दिल पर मत लो। यहाँ पर वो उस पर्सन से कहता है मैं तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर वो लोग भी उस ओल्ड वुमेन को उस कार में बिठाने के लिए तैयार थे। अभी यहाँ पर यू उनसे कहता है इनको कार में भेजने की जरूरत नहीं है, मैं इनको क्योर कर सकता हूँ। इस पर तो सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं वैसे तुम ऐसा कैसे करोगे, क्या तुम एक डॉक्टर हो? यहाँ पर तो मिस्टर लैंग उनको कुछ बताने वाले थे, तभी यहाँ पर यू उनको रोक देता है। इस पर तो वो सारे लोग यू को फिर से मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। वो उससे कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें बदला लेने देंगे जस्ट बिकॉज हमने तुम्हें विलेज में एंटर नहीं करने दिया। तो यू कहता है ठीक है मुझ पर भरोसा मत करो तो अपनी मॉम को ऐसे ही मरता हुआ देखो। ये सुनकर वो पर्सन कहता है ठीक है तुम मेरी मॉम को क्योर कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने उनको हर्ट किया तो फिर मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहना। यहाँ पर यू की असिस्टेंट उसको एडवाइस करती है कि ये लोग तो आपको ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो आपको तो इनमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर यू तो अपने असिस्टेंट को चुप करवा कर उस ओल्ड वुमन को चेक करने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कुछ ब्रांचेस मंगवाता है और वो भी लेने के लिए चली जाती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर उसके असिस्टेंट उसको कुछ ब्रांचेस ला कर देती है और यहाँ पर यू उनसे कुछ मैजिक कर देता है। तभी यहाँ पर वो वाटर मंगवाता है। यहाँ पर वो उस ओल्ड वुमन को पानी पिलाने के बाद कुछ फिर से मैजिक करता है। हम देख पाते हैं वहाँ तो उस वजह से काफी सारी लाइट्स आ रही थी। अभी हम देखते हैं एक पर्सन जो यहाँ पर यू ने जो ट्रिक्स करी थी उनके बारे में एक्सप्लेन करने लग जाता है। इसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो यहाँ पर यू के मैजिक के बाद में अपने होश में आ जाती है। अभी यहाँ पर वो ओल्ड वुमन अपने बेटे से पूछ रही थी वैसे मुझे हुआ क्या था। अभी यहाँ पर उसका बेटा उसे बता रहा था मॉम आपको सीरियस का अटैक आया था, लेकिन शुक्रिया अदा करिए इस पर्सन का जिसने आपकी जान बचा ली। इस पर तो वो वुमेन भी उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया करने लग जाती है कि ऐसी बात पर यू उनसे कहता है आप इस तरीके से ना करें, इस तरीके से तो आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अभी यहाँ पर वो पर्सन अपनी मॉम से कहता है ये तो कितने अच्छे इंसान हैं, हम तो बेकार ही इनको यहाँ पर रोक रहे थे। अब यहाँ पर एक वुमेन इस पर कहती है लेकिन तब भी हम इनको गांव में तो एंटर बिल्कुल भी नहीं करने दे सकते। अभी यहाँ पर वो वुमेन जिसको अटैक आया था वो कहती है कि हम इनको बिल्कुल जाने देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानती हूँ कि इस पर्सन ने मेरी जान बचाई है, ये किसी भी हाल में अब तो अंदर जाके
के रहेंगे। तभी यहाँ पर वो वुमेन कहती है तुम तो कितने अच्छे दिखते हो और ये बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी अगर तुम्हारी शादी जियांग फैमिली में होती है। और अब मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हें अंदर आने से रोक सकता है। तभी यहाँ पर यू भी उनकी इस बात पर शुक्रिया करता है। यहाँ हम देखते हैं जो लोग यू का रास्ता रोक रहे थे वो भी उसको अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। अगले सीन में हम शुई की मॉम और यंजी को देखते हैं। यहाँ पर यंजी की मॉम उससे कह रही थी अभी तक मास्टर युई आए क्यों नहीं। इस पर यंजी उनसे कहती है आप इस तरीके से इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो, वो यहाँ पर बस आते ही होंगे। और हाँ उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर पूरे 1 मिलियन युआन देंगे, वो भी एज अ ब्राइड प्राइज। यहाँ पर शुई की मॉम तो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर दोनों माँ बेटी बात करने लग जाती है कि अब तो हमारे सारे के सारे रिश्तेदार इस तरीके से हमारे सामने सर झुकाएंगे। और यंजी कहती है आफ्टर ऑल मेरी बहन की शादी इतने बड़े खानदान में जो हो रही है। यहाँ पर ये दोनों इस तरीके की बात कर ही रही थी तभी वहाँ पर शुई आ जाती है। यहाँ पर शुई को तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है इतना टाइम हो गया है, ये यू अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं। पर इस पर तो शुई की मॉम उससे कहती है अभी अभी मैंने यू को कॉल लगाया था और उसने मुझसे कहा कि वो ये वेडिंग कैंसिल कर रहा है, क्योंकि ये वेडिंग कैंसिल हो रही है तो वो अब नहीं आएगा। यहाँ पर अपनी मॉम की बात सुनकर तो शुई एकदम शॉक्ड हो जाती है, पूछती है क्या कहा आपने। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है तुम्हारा वो प्यारा यू मुझसे कह रहा था कि वो तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता और उसने तुमसे शादी भी तोड़ दी है। सुनकर सुई कहती है ये इम्पॉसिबल है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। पर उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इस बारे में अपनी बहन से पूछ लो। इस पर तो वो यंजी से कहने लग जाती है भाई तुम्हारे सामने ही मैंने यू को कॉल किया था ना और उसने अभी तुम्हारे सामने बताया है कि वो यहाँ पर नहीं आने वाला है। पर यंजी भी कहती है हाँ बिल्कुल मॉम सही कह रही है, देख लो वो एक भिखारी है, फिर भी तुमने उसको नापसंद नहीं किया, लेकिन उसने तो तुम्हारे साथ में रिश्ता तोड़ दिया। इस पर सुई कहती है मैं मान ही नहीं सकती, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। यहाँ पर यंजी कहती है उसकी बातों पर बिल्कुल मत जाना, वो एक भिखारी है और भिखारी बहुत बड़े झूठे होते हैं। तभी यहाँ पर सुई की मॉम भी उसे कहती है कि इस सोसाइटी में हमें आदमियों की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर सुई के दिमाग में भी डाउट आ जाता है और वो सोचने लग जाती है इसका मतलब यू ने उससे पैसे लिए और वो भाग गया। फिर वो कहती है मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी हम देखते हैं यंजी की एक दोस्त यहाँ पर सुई से कहती है कि उस यू भिखारी के बारे में सोचना बंद कर दो और तुम खुद को देखो, तुम तो कितनी सुंदर हो, तुम्हें तो जरूर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। इस पर सुई की मॉम भी कहती है हाँ मैंने तुम्हारी बहन के साथ बात करके तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढ भी लिया है। लेकिन यहाँ पर सुई को तो यकीन हो ही नहीं रहा था। वो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं मान सकती, मुझे मेरा फोन दो, मैं यू से ही बात करके इस बारे में कंफर्म करूंगी। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है तुम्हारा फोन देखो वो पड़ा, मैंने उसको अभी तोड़ दिया। इस पर तो सुई अपनी मॉम से कहती है आपने मेरा फोन क्यों तोड़ा। पर तो उसकी मॉम कहने लग जाती है अभी मैंने उससे बात करी थी और यू ने तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया और इस गुस्से की वजह से ही मैंने तुम्हारा फोन तोड़ दिया। और देखो ना मेरा दिल तो अभी भी बहुत ज्यादा जोर जोर से धड़क रहा है। यहाँ पर यंजी भी कहने लग जाती है मॉम बिल्कुल सच बोल रही है, मेरे सामने ही मैंने देखा था वो मॉम से किस तरीके से बात कर रहा था और उसने कहा कि वो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रहा है और मॉम तो इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा भी फील कर रही है। पर सुई फिर से कहती है मैं मान ही नहीं सकती, ये चीज इम्पॉसिबल है। इस पर सुई की मॉम कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारी बहन है, भला तुम हम पर कैसे भरोसा नहीं कर सकती हो। अगर तुम हम पर यकीन नहीं करती हो तो तुम यहाँ पर यंजी की दोस्त से इस बारे में पूछ सकती हो। फिर हम देखते हैं यंजी की वो दोस्त भी इस बात के लिए हामी भर देती है और कहती है आंटी को तो इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गुस्से में फोन तक तोड़ दिया। पर सुई को तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। तभी यंजी की दोस्त उससे कहती है लड़के तो ऐसे ही होते हैं। और मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, आज उसे देखो उसने तो 2 बार डिवोर्स ले लिया है। पर तो सुई कहने लग जाती है आज मेरी शादी है और मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी हूँ, लेकिन यहाँ पर तो ग्रूम ही नहीं आने वाला है, तो इस तरीके से क्या पूरे के पूरे विलेज में मेरा मजाक बनकर रह जाएगा। इस पर तो शुई की मॉम कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और मैंने इस बारे में तुम्हारी सिस्टर के साथ में डिस्कशन कर लिया है और मैंने तुम्हारे लिए दूसरा ग्रूम ढूंढ लिया है। यहाँ पर शुई अपनी मॉम की ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी वो तुम्हारी सिस्टर का फ्रेंड है और भिखारी से तो लाख गुना अच्छा है। जब यहाँ पर शुई पूछती है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पर यंजी उसको बताती है लास्ट टाइम जो तुम्हें डिनर के लिए लेकर गया था। यहाँ पर शुई तो उसके लिए मना कर देती है। इस पर यंजी उससे कहती है कि तुम मना क्यों कर रही हो, वो तो काफी अच्छा दिखता है और उसकी पापा की कंडीशन भी काफी अच्छी है। तब यहाँ पर शुई कहती है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, मैं लास्ट टाइम उसके साथ डिनर के लिए गई थी और वो तो वहाँ पर मुझे बुरी तरीके से घूरता रहा और वो सब कुछ तो बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग था। तभी यहाँ पर शुई की मॉम उससे कहती है तुम्हें तो एक भिखारी ने डम कर दिया है, अभी भी तुम इतनी ज्यादा पिकी क्यों हो। अभी इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग शुई को फोर्स करने लग जाती हैं कि वो मिस्टर यंग से ही शादी कर ले। इस पर शुई कहती है अब बस करो, मैं उस प्ले बॉय से तो शादी बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, इससे बेहतर यही होगा
कि मैं सिंगल ही रह लूं। यहाँ पर उसकी मॉम उस पर भड़कते हुए कहती है, क्या तुम हमारी इज्जत का फालूदा करना चाहती हो? यहाँ पर तो पूरा का पूरा मंडप तैयार है, अब तो तुम्हें शादी करनी ही होगी। अभी हम देखते हैं यंजी के पास में यंग की कॉल आ जाती है। यहाँ पर कॉल अटेंड करने के बाद वो सबको बताती है मास्टर उई आने ही वाले हैं। अभी हम देखते हैं यंग वहाँ पर आ जाता है और उसका स्वागत तो बहुत ज्यादा शोरों शोर से पटाखों के साथ होता है। इधर हम शुई की मॉम को देखते हैं जो यहाँ पर उसको यंग के पास लेके जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर शुई तो उनसे अपना हाथ छुड़वा लेती है। यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है मैं उस पर्सन के पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और ये बोलकर तो वो अंदर चली गई थी। तभी यहाँ पर यंजी और उसकी मॉम एक लड़की को उसके पीछे भेज देती है और वो दोनों वहाँ पर यंग का स्वागत करने के लिए चले गए थे। हम देखते हैं ये दोनों माँ बेटी अपनी सहेलियों के साथ में यहाँ पर यंग का स्वागत करने के लिए पहुँच गई थी। यहाँ पर ये लोग कुछ बात करते हैं और हम देखते हैं यंग इनको बहुत सारे पैसे देता है। वो भी यहाँ पर कह रहा था आप इसको रख लीजिए, हमारे परिवार के पास तो पैसों की वैसे भी कोई कमी नहीं है। अभी हम देखते हैं शुई की मॉम भी उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेती है। अभी यहाँ पर वो लोग तो यंग की कार के बारे में पूछने लग जाते हैं। इस पर यंग कहता है हाँ वो कार उसकी ही है और उसकी फैमिली के पास तो और ज्यादा लग्जरीज कारों का कलेक्शन है। यहाँ की रोड्स खराब है इसलिए वो उनको यहाँ पर लेकर नहीं आ पाया। तभी यहाँ पर वो आसपास देखता है और उसके बाद पूछता है वैसे ब्राइड कहाँ पर है और वो मुझे कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रही। इस पर तो सभी लोग कहने लग जाते हैं तुम्हारी ब्राइड काफी शर्मीली है ना, और इसी वजह से वो तुम्हारे सामने नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम शुई को देखते हैं। यहाँ पर लड़कियां उसको समझा रही थी या वो उससे कहती हैं अगर तुम शादी नहीं करती हो आज तो तुम जिंदगी भर बगैर शादी के रह जाओगी। अभी वहाँ पर यंजी भी आ जाती है और यहाँ पर शुई से कहती है तुम्हारा ग्रूम आ गया है तो अब चलो। यहाँ पर शुई तो अपनी बहन यंजी से साफ साफ मना कर देती है कि वो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। यहाँ पर तो यंजी उस पर एकदम भड़क जाती है, कहती है एक तो तुम्हारे ग्रूम ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और मैंने और मॉम ने तुम्हारे लिए ग्रूम ढूंढा भी है तो तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो, ऐसे तो तुम अपनी जिंदगी खराब कर लोगी, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं तुम ये शादी कर लो। यहाँ पर शुई अपनी बहन यंजी से कह देती है कि वो ये शादी बिल्कुल नहीं करेगी, चाहे उसे सारी जिंदगी सिंगल ही क्यों न रहना पड़े। इस पर यंजी उससे कहती है अगर तुम शादी नहीं करोगी तो फिर खुश कैसे रहोगी। यहाँ पर शुई कहती है जिसको मैं पसंद नहीं करती उससे शादी करके भला मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर सारी लड़कियां शुई को फोर्स करे जा रही थी ये कहते हुए कि वो शादी किसी भी हाल में कर ले। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शुई की मॉम आ जाती है और वो कह रही थी इस तरीके से टाइम वेस्ट मत करो, तुम लोग जरा जल्दी करो। अभी यहाँ पर यंजी अपनी मॉम को बताती है ये शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर तो उसकी मॉम उससे कहती है शुई मैंने ऑलरेडी ब्राइड का प्राइस एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम्हें ये शादी तो किसी भी हाल में करनी पड़ेगी क्योंकि मैं ये शादी कैंसिल नहीं करा सकती। अभी हम देखते हैं यहाँ पर शुई की मॉम तो उसके साथ जबरदस्ती करवाने लग जाती है। यहाँ पर वो उन लड़कियों से कहती है कि इसे अपने साथ लेकर चलो। हम देखते हैं वो लड़कियां भी शुई को अपने साथ ले जा रही थी। इसके बाद इधर हम यंग को देखते हैं जो यहाँ पर शुई का वेट कर रहा था और यहाँ पर शुई को भी जबरदस्ती लाया जाता है। यहाँ पर शुई कह रही थी वो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। देखते हैं वहाँ पर और गेस्ट भी आ जाते हैं और वो बात कर रहे थे भला ये शादी करने के लिए क्यों मना कर रही है। देखते हैं यंग भी यही सवाल कर रहा था। इस पर तो शुई की मॉम बहाना बनाते हुए कहती है ये बस थोड़ा सा घबरा रही है ना इसलिए ऐसा कर रही है। यहाँ पर यंग उससे कहता है मेरी होने वाली प्यारी वाइफ अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हें गहनों से लाद दूंगा और तुम देखना सारी जिंदगी तो तुम बहुत ज्यादा खुश रहोगी। लेकिन यहाँ पर शुई उससे कह देती है कि उसके दिल में तो सिर्फ और सिर्फ यू ही है। अभी यहाँ पर शुई की मॉम और उसकी सिस्टर तो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें ये शादी किसी भी हाल में करनी होगी। उसकी मॉम तो ये तक कह देती है नहीं तो हम तुम्हें फैमिली से निकाल देंगे। अभी हम देखते हैं वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो पूछते हैं यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर शुई उनको सब कुछ बताती है, कहती है ये लोग मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं और वो भी इस यंग से। यहाँ पर तो ग्रैंडपा उसे देखते हैं और कहते हैं तुमने तो वेडिंग ड्रेस पहन रखी है तो ये लोग भला तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे होंगे। यहाँ पर शुई उन्हें बताती है असल में वो शादी तो कर रही थी लेकिन उसका जो ग्रूम था वो यू था, लेकिन यहाँ पर उसकी शादी जबरदस्ती यंग से करवाई जा रही है। यहाँ पर ग्रैंडपा उसकी मॉम से पूछते हैं ये सब कुछ क्या कह रही है। यहाँ पर शुई की मॉम कहने लग जाती है वो यू ने तो मना कर दिया शादी करने के लिए और यहाँ पर वो आ भी नहीं रहा है, इसी वजह से हमें इसकी शादी यंग से करानी पड़ रही है। ये सब कुछ सुनने के बाद ग्रैंडपा उससे कहते हैं अगर वो इतना बुरा है तो तुम उससे शादी क्यों करना चाह रही हो। यहाँ पर और लोग भी बात कर रहे थे कि वो इतना बुरा इंसान है तो शुई को तो खुद से ही उससे शादी नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों से हम देखते हैं यंग तो एकदम चिढ़ जाता है और कहने लग जाता है मैं तो यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर एक लग्जरी कार भी लेकर आया था, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद लगता है कि अब उसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पर तो यंजी और उसकी मॉम दोनों ही शुई पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। अभी यहाँ पर वो लोग डंडे मंगवाते हैं और यहाँ पर शुई को उसके नीज पर करवा देते हैं। यहाँ पर जब और लोग प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं तो वो दोनों तो उनको भी साइड कर देती हैं।
हैं। यहाँ पर शुई की मॉम उससे कहती है, अब से तो हमारी जियांग फैमिली का हिस्सा नहीं हो। इधर हम यू को देखते हैं जो शुई के पास में आने की पूरी तैयारी कर चुका था। इधर हम जियांग फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर सभी के सभी नारे लगा रहे थे कि शुई को तो इस फैमिली से एक्सप्रेस कर देना चाहिए। इस पर तो ग्रैंडपा उससे कह देते हैं, अगर तुम इतनी ही गलत हो तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं शुई की मॉम और सिस्टर तो उस पर प्रेशर डाले ही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर शुई कह देती है कि उससे चाहे कितना भी कहा जाए, कितना भी फोर्स लगाया जाए, लेकिन वो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। यहाँ पर तो सभी उस पर बहुत ज्यादा भड़क रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इस सब के बाद यहाँ पर शुई की मॉम उसको हिट करने ही वाली थी, तभी वहाँ पर यू आ जाता है। तो यहाँ पर वो उनको आवाज देकर रोकता है। इसके बाद हम शुई को देखते हैं जो खुद को अपनी मॉम से छुड़वाती है और यू की तरफ दौड़ी दौड़ी चली जाती है। तभी यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो यहाँ पर शुई तभी उससे कहती है, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो लग रहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। तभी यहाँ पर यू उससे पूछता है, वैसे तुमने मुझे यहाँ पर आने के लिए मना क्यों किया था? पर शुई उससे कहती है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर यू उसको बताता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे ऐसा कॉल पर कहा। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जियांग फैमिली के लोग और शुई की मॉम और उसकी सिस्टर आ जाते हैं। यहाँ पर तो शुई की मॉम यहाँ पर यू से कहने लग जाती है, तुम तो बस एक भिखारी हो और हमारी फैमिली में शादी करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? इस पर तो शुई अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप यू से ऐसा कुछ भी मत कहो। तो यहाँ पर यू शुई को बताता है, इन्होंने ही हमारे रिश्ते को इस तरीके से खराब करना चाहा है। सब सुनने के बाद यहाँ पर शुई अपनी मॉम से पूछ रही थी, मॉम भला आप ऐसा कैसे कर सकती हो? इस पर तो उसकी मॉम उससे कहती है, मैं तुम्हें इस तरीके से एक भिखारी के साथ तो नहीं छोड़ सकती थी। यहाँ पर शुई अपनी मॉम से कह रही थी, मॉम आपकी वजह से मुझे कितनी बड़ी गलतफहमी हो जाती, मुझे तो लगने लगा था कि यू मेरे सारे के सारे पैसे लेकर भाग जाएगा। ये बात सुनकर उसकी मॉम कहती है, बिल्कुल अंधी हो क्या तुमने अपने सारे के सारे पैसे भी इसको दे दिए। अभी यहाँ पर यू उसकी मॉम से कहता है, पहले तो हमारी शादी सभी के सभी एल्डर की मर्जी से डिसाइड हुई थी, तो आज फिर आपने ये शादी कैंसिल क्यों करवा दी? इस पर सुई की मॉम कहती है, पहले तुम्हारे परिवार के पास में पैसा था, लेकिन आज तुम एक भिखारी हो गए हो। यहाँ पर तुम खुद ही सोचो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे क्यों करवाऊँ? तभी यहाँ पर यू कहता है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था। तभी यहाँ पर यंजी उसकी बात काटते हुए कहती है कि देखो, यहाँ पर नाटक करने की तो कोई जरूरत नहीं है, कोई जानता है कि तुम सड़क पर भीख मांगते हो। यहाँ पर यू कुछ कहना चाहता था, लेकिन यहाँ पर शुई उसको रोकते हुए कहती है कि इनके आगे बोलने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी यंजी ने तो तुम्हारी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी है। यहाँ हम देखते हैं जो लड़कियां खड़ी थी वो भी यहाँ पर बोलकर यू को ह्यूमिलेट करने लग जाती है और उसे वो वीडियो भी दिखाती है जहाँ पर यू भीख मांग रहा था। ये सब देखने के बाद लोग बात करने लग जाते हैं, ये तो सही में भिखारी है, भला कौन औरत होगी जो अपनी बेटी की शादी भिखारी से कराए। तो यहाँ पर यंजी कहती है, पहले ये मेरा एक्स था, लेकिन ये एक भिखारी हो गया तो इस वजह से मैंने इसे ब्रेकअप कर लिया। तो यहाँ पर यू यंजी से कहता है, अच्छा हुआ जो तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और ये तुम्हारा असली चेहरा अब मैं देख पा रहा हूँ, अब तुम्हें मेरी वेल्थ भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये कहते हुए वो शुई का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्योंकि वो सारी की सारी अब तुम्हारी है। पर तो यंजी उससे कहती है, भला तुम ऐसी कौन सी वेल्थ की बात कर रहे हो जो कि हमने नहीं देखी आज तक। पर यू उससे कहता है, यंजी मुझे तुम्हें कुछ भी प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यू यहाँ पर सुई से कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। लेकिन यहाँ पर सुई की मॉम तो उसको मंजूरी दे ही नहीं रही थी। तभी यहाँ पर हम उस वुमन को देखते हैं जिसकी जान यू ने बचाई थी। तो यहाँ पर सुई की मॉम से कहते हैं कि तुम्हें अपनी डॉटर की खुशी के लिए इस बात के लिए हामी भर देनी चाहिए। यहाँ पर तो सुई की मॉम उनसे कह देती है, आप क्यों हमारे बीच में बोल रही हो, और वैसे भी मुझे नहीं लगता ये मेरे डॉटर के लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो वुमन कहती है, ये लड़का तो बहुत अच्छा है, अभी जस्ट इसने मेरी जान बचाई थी। बस सुई की मॉम कहती है, वो कैसे? तभी यहाँ पर वो वुमन एक्सप्लेन करती है और बताती है, जब हम इनका रास्ता ब्लॉक कर रहे थे तब मुझे अटैक आ गया, तब इसी यंग मैन ने मेरी जान बचाई। ये सुनकर सुई की मॉम कहती है, अच्छा इस वजह से इसकी इतनी ज्यादा तरफदारी कर रही हो। खैर कुछ भी हो, मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा, अगर तुम्हें ये आदमी इतना ही अच्छा लगता है तो अपनी बेटी की शादी करवा लो। अभी हम देखते हैं वो वुमन यू से कहती है, मेरी भी एक बेटी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी हम देखते हैं उस वुमन की बेटी लाइला वहाँ पर आ जाती है। तभी यहाँ पर सभी लोग उसके पास चले जाते हैं। यहाँ पर वो वुमन लाइला से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि मुझे पता चला कि आपकी जान किसी ने बचाई, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आ गई। यहाँ पर तो यंजी की एक दोस्त लाइला की बेइज्जती करने लग जाती है, कहती है तुम खुद को ज्यादा ही समझती हो, लेकिन तुम एक कॉलेज स्टूडेंट के अलावा कुछ भी नहीं हो। तो यहाँ पर यंजी भी इस बात के लिए हामी
ही भर रही थी। तभी यहाँ पर वो लड़की खुद के बारे में बताती है और कहती है मैं तो ड्रीम ग्रुप में काम करती हूँ, वो भी काफी अच्छी पोस्ट पर। लायला कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ से फायर करवा सकती हूँ क्योंकि काफी अच्छी पोस्ट पर हूँ मैं वहाँ। इस पर वो लड़की कहती है ठीक है तो करवा दो मुझे फायर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं लायला एक कॉल करती है और वो कह रही थी इस वुमेन को फायर कर दो। तभी हम देखते हैं उस लड़की को एक कॉल आता है और उसको पता चलता है उसको ड्रीम ग्रुप से फायर कर दिया गया है। अभी यहाँ पर वो लड़की लायला से इस बारे में सवाल करती है। इस पर लायला उससे कहती है हाँ मैंने ये करवा दिया क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा जो नहीं कर रही थी। यहाँ पर वो लड़की तो लायला से रिक्वेस्ट करने लग जाती है डायरेक्टर जाओ प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें, प्लीज मुझ पर रहम करें। यहाँ पर लायला उससे कहती है तुमने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है तो अब भुगतो उसे। हाँ तो उस लड़की को बहुत बड़ा शौक लग गया था। पर एक और लड़की लायला से कहती है इसके साथ ऐसा मत करो। इस पर लायला कहती है इस सब में इसका ही दोष है। अभी हम देखते हैं इस सब के बीच में यंग आता है और कहता है मेरी फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा है, मैं इसे जॉब दे दूंगा। अभी वहाँ से उस लड़की को ले जाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लायला यू से पूछ रही थी क्या आप मुझे कंसीडर करोगे। यहाँ पर यू को काफी बुरा लग रहा था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो लायला को पोलाइटली मना कर देता है और कहता है आज वो शुई से शादी कर रहा है। तभी हम देखते हैं शुई की मॉम और यन जी दोनों ही इंटरप्ट करते हैं। यहाँ पर यू कहता है देखो मेरी एक बर्दाश्त की सीमा है तो मुझे इस तरीके से परेशान मत करो। इस पर वो दोनों उससे कहती हैं तो क्या कर लोगे तुम भिखारी। यहाँ पर मिस्टर लैंग उनसे कहते हैं कि मिस्टर यू को इस तरीके से बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो नहीं तो बाद में तुम लोग बहुत ज्यादा पछताओगे। यहाँ पर यंग तो यू को काफी हल्के में ले रहा था। वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। देखते हैं शुई की मॉम और सिस्टर भी यंग की साइड ले रहे थे। हम देखते हैं यंग उस लिस्ट को निकाल देता है जिसमें वो यहाँ पर शुई को और ज्यादा गिफ्ट दे रहा था। यहाँ पर जब वो उनको पढ़ता है तो इससे तो यंगशी और उसकी मॉम दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पर यंगशी सुई से कहती है देखो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारे लिए कितना ज्यादा जेनरस है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। इधर शुई यू से कहती है तुम ब्राइड प्राइज लेकर आए हो ना, जल्दी से इन्हें दे दो। तभी हम देखते हैं वो एक लिस्ट निकाल कर उसे पढ़ने लग जाता है जो कि उसने गांव के हिसाब से बनवाया था। हम देखते हैं यहाँ पर तो लोग उसको सुनकर हंसने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं यू जब शुई की मॉम को वो ब्राइड प्राइज देता है तो वो उसको नीचे गिरा देती है और कहती है क्या ये तुमने सब कुछ मजाक समझ रखा है। इस पर यू उनसे कहता है मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करी है। यहाँ पर शुई कह रही थी मॉम मैं इसे पसंद करती हूँ, प्लीज आप हमारे रिश्ते के लिए मंजूरी दे दीजिए। यहाँ पर तो उसकी मॉम उससे कह देती है ऐसे कैसे मंजूरी दे दूं, मैंने तुम्हें पालने पोसने में कितनी मेहनत करी है और मैंने तुम्हें इसलिए बड़ा नहीं किया था कि तुम्हारा हाथ एक दिन एक भिखारी के हाथ में दे दूं। तुम किसी भी हाल में इससे शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं यंग शुई से कहता है मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ तो तुम इस भिखारी से शादी क्यों कर रही हो। फिर हम मिस्टर लैंग को देखते हैं जो यहाँ पर सभी लोग से कहते हैं कि तुम सभी के सभी अंधे हो। फिर यहाँ पर वो यू से कहता है मिस्टर चू आप अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील क्यों नहीं कर देते। इस पर यू कहता है इन लोग के सामने इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी रिवील करना एकदम बेकार होगा और इन जैसे लोगों के सामने मुझे खुद को साबित करना ही क्यों है। फिर हम देखते हैं यंग वहाँ पर कहता है क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो पैसा तो मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रहा। तू कहता है हाँ वाकई में मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन तुम जैसे लोग मेरी आइडेंटिटी का फायदा ना उठा लो इसलिए मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर ही रखता हूँ। पर तो यंग कहता है ओ तुम बहुत ज्यादा अमीर हो और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा गरीब समझ लिया, मैं भी देखता हूँ कितने अमीर हो तुम। यहाँ पर तो वो अपनी अमीरी की डींगे मारने लग जाता है और कहता है देखता हूँ तो मेरे साथ अमीरी का कितना मुकाबला कर सकते हो। अभी हम देखते हैं यू की सेक्रेटरी और मिस्टर लैंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है यहाँ पर यंग की बातों पर। यहाँ पर वो मिस्टर यू से कहते हैं कि आप इसको चुप कराई दीजिए क्योंकि अब तो इसका बहुत ज्यादा हो रहा है। तभी यहाँ पर शोई की मॉम से कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर कोई कार फैक्ट्री खोल रखी है जो यहाँ पर बहुत सारी लग्जरीज कार को मंगवा लोगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर लैंग एक कॉल करते हैं और कहते हैं सारी की सारी कारों को इस विलेज में भेज दो। पर तो यहाँ पर शोई चिंता करते हुए यू से कहती है प्लीज तुम इस तरीके से पंगे मत लो नहीं तो हम फंस जाएंगे। पर यू से समझाते हुए कहता है देखो तो मेरी फ्रेंड की एबिलिटी पर बिल्कुल भी शक मत करो। यहाँ पर मिस्टर लैंग भी कह रहे थे हाँ सिस्टर इन लॉ आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पे यू की असिस्टेंट भी उससे कहती है हाँ मिस आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और काइंड हो और आप हमारे सर की रियल आइडेंटिटी जानना बिल्कुल डिजर्व करती हो। लेकिन यहाँ पर तो उनकी बात पर कोई भी भरोसा कर ही नहीं रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कार्स का काफिला आने लग जाता है। एक से एक कार बहुत ज्यादा लग्जरी ब्रांड की थी। यहाँ पर मिस्टर लैंग कहते हैं देख ली ना मेरी पावर। लेकिन यहाँ पर शुई की मॉम और उसकी सिस्टर को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो कह रहे थे शायद तुमने इनको रेंट पे लिया हो। यहाँ पर यंग कहता है मैं समझ गया ये सारी की सारी कार तो मेरे डैड ने भिजवाई है। उसकी इस बात पर शुई की मॉम और उसकी सिस्टर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शुई की मॉम तो यंग की बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रही थी। फिर हम यंग को देखते हैं जो कार के ड्राइवर के पास जाता है और
उससे कहता है तुम्हें मेरे डैड ने भेजा है ना। अभी हम देखते हैं वो ड्राइवर कार से उतरता है और यहाँ पर यंग को धक्का मारते हुए कहता है सुनो ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम्हारे डैड को। तभी हम देखते हैं वो ड्राइवर तुरंत मिस्टर लैंग के पास आता है और कहता है सर हमने आपका ये इंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया, तो प्लीज आप दूसरा इंस्ट्रक्शन बता दीजिए। अभी हम देखते हैं मिस्टर लैंग उससे कहते हैं ये सारे लोग यहाँ पर मिस्टर यू का बहुत ज्यादा मजाक बना रहे हैं, तो इसके लिए इन सबको सबक सिखा दिया जाए। लेकिन अभी भी लोग उनको मॉक कर रहे थे और कह रहे थे ये कार तो इनकी है ही नहीं। इस पर तो मिस्टर लैंग उस कार के पेपर्स उनको दिखा देते हैं। यहाँ पर पेपर को देखने के बाद यंग कहता है इन पेपर्स पर जो नाम लिखा है वो तो काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। इस पर लाइला बोलती है ये मिस्टर लैंग है जो कि कार की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं। यहाँ पर लाइला मिस्टर लैंग से पूछती है आप तो इतने बड़े आदमी हो तो आप इस गाँव में क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लैंग कहते हैं क्योंकि मैं मिस्टर चू का फॉलोवर हूँ और इसी वजह से मैं उनके साथ आ गया। यहाँ पर लाइला कहती है लेकिन आप तो रिचेस्ट मैन की लिस्ट में टॉप 10 पर आते हो, तो आप यहाँ पर मिस्टर चू को क्यों फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर यू की सेक्रेटरी इंटरप्ट करते हुए कहती है मिस्टर चू तो बहुत ज्यादा हाई स्टेटस के आदमी है, उन्हें अपनी फियांसे को टेस्ट करना था इसीलिए उन्होंने ऐसे बैगर होने का प्रिटेंड करा और अब देखो इनको इनकी क्वीन मिल भी गई। सबके बाद यहाँ पर यंशी कहती है तुम सबके सब बहुत बड़े वाले झूठे हो। फिर वो कहती है शायद ये कुछ टाइम पहले जब अमीर थे तो इन्होंने बड़े बड़े अमीर लोग के साथ में कनेक्शन बना लिए होंगे, क्योंकि अमीर लोग जेनरस होते हैं इसीलिए वो इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पक्का पूरा भिखारी है। और यहाँ पर वो सभी को यू की वो वीडियो दिखाने लग जाती है जहाँ पर वो भीख मांग रहा था। यहाँ पर शुई तो उसको ये सब करने से मना कर रही थी। तभी यहाँ पर यंशी कहती है देखो सच कड़वा है लेकिन तुम्हें इसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर शुई की मॉम भी उससे कहती है हाँ बेटा भिखारी तो भिखारी ही होता है। तभी यंग भी उससे कहता है शुई इस भिखारी को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। तभी यहाँ पर यू कहता है अब मुझे समझ में आया आप लोग का स्टेटस बढ़ क्यों नहीं पा रहा है। तभी यहाँ पर यंग उससे कहता है अगर तुम अमीर हो तो अपनी अमीरी दिखाते क्यों नहीं। इस पर यू कहता है देखो शुई को मुझे यहाँ से ले जाने के लिए अपने पैसों का शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर शुई की मॉम और यंजी दोनों यू से कहती हैं कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते। वो कहती हैं तुम सोच क्या रहे हो, अगर मैं मर भी जाऊँ ना तब भी तुम्हारी शादी मैं शुई से नहीं होने दूंगी। इस पर वो अपनी मॉम से कहती है चाहे ये भिखारी हो या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे ही करूंगी। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है तुम अपनी मॉम के साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारे डैड तो हमें तब छोड़कर चले गए थे जब तुम सिर्फ और सिर्फ 3 साल की थी, के बाद मैंने तुम्हें अकेला पाल पोस कर बड़ा किया है। तो यहाँ पर शुई अपनी मॉम से कहती है मॉम मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो यहाँ पर यू भी कह रहा था आंटी मैं भी आपका अच्छे से ख्याल रख लूंगा। लेकिन यहाँ पर यंशी और उसकी मॉम दोनों ही यू को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर और ज्यादा रिच पर्सन आ जाते हैं जिन्होंने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। वो लोग यहाँ पर बताने लग जाते हैं इस सब में वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। की बात सुनकर शुई उनसे पूछती है आप लोग कौन हो। तभी यहाँ पर यूज को बताता है ये भी दुनिया की टॉप पर्सनालिटीज में से एक है। ये सुनकर यंग कहता है ओ इतने बड़े बड़े लोग ऐसे भिखारी वाले कपड़ों में तो आएंगे ना। यहाँ पर शुई यू से कहती है तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया था। यहाँ पर यंग तो इस सब के लिए मानने को तैयार ही नहीं था और वो कह रहा था तुम लोग तो झूठे हो, तो तुम यहाँ पर क्लेम कर रहे हो ना कि तुम ड्रीम ग्रुप के मालिक हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर वो ड्रीम ग्रुप के बारे में बताने लग जाते हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी है। यहाँ पर यूज से कहता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना, तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी असली औकात क्या है। तब यहाँ पर शुई यूज से कहती है देखो इन लोगों से तुम परेशान मत हो, अगर तुम अमीर नहीं भी हो ना तब भी मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी और इन लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी यहाँ पर यू सुई से कहता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अभी हम देखते हैं वहाँ पर यंग के डैड आ जाते हैं और कहते हैं किसमें इतनी हिम्मत हो गई जो यहाँ पर मेरे बेटे के सामने अमीरी का झूठा नाटक कर रहा है। यहाँ पर यंशी और उसकी मॉम तो उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं और यहाँ पर यंग उनको बताता है देखो ये खुद को मिस्टर चू होने का दावा कर रहा है। पर तो यंग के डैड यू से कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई और ऊपर से तुमने मेरे बेटे की वुमन को भी उसे स्टील कर लिया। तो यहाँ पर यंग अपने डैड को बताता है देखो इसके साथ में इसके मुस्टंडे दोस्त भी हैं। तो यहाँ पर यंग के डैड कहते हैं मैं एक कॉल में इन सब की आइडेंटिटी निकलवा लूंगा। पर तो वो सभी लोग कहते हैं हाँ आप ऐसा ही करिए। तभी यहाँ पर यंग के डैड भी एक कॉल करते हैं, वो कह रहे थे तुम लोग के बारे में अब सब कुछ पता चल जाएगा। हम देखते हैं यंग के डैड तो अपने साथ में गार्ड्स भी लेकर आए थे। यहाँ पर शुई तो यू से कह रही होती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी यहाँ पर यंशी उससे कहती है अब तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। यहाँ हम यू को देखते हैं जो कह रहा था मुझे अपने सारे दोस्तों की आइडेंटिटी तो निकलवानी ही पड़ेगी। पर यंशी भी उससे कहती है हाँ हाँ दिखाओ कौन है ये लोग। हम देखते हैं जो सारे के सारे
वहाँ पर नॉर्मल कपड़ों में खड़े हुए थे, वो ऊपर से अपना अटायर हटाते हैं और यहाँ पर वो सूट बूट में हो गए थे। यहाँ पर वो अपनी कंपनीज के बारे में भी साथ साथ बताए जा रहे थे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर यंग के डैड कहते हैं, वैसे कोट पहनने से कोई अमीर नहीं बन जाता, मुझे तो लगता है तुम सब लोग फ्रॉड हो। अभी हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ पर इन सब का मजाक बनाने लग जाते हैं और वो लोग उनका मजाक बनाते हुए कहते हैं, वैसे इन्होंने मेहनत तो बहुत करी लेकिन इनकी मेहनत तो एकदम बेकार ही गई, और ये लोग तो उन बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के मुंह पर ही उन्हें मॉक करी जा रहे थे। तभी हम देखते हैं शुई से पूछती है अब हम क्या करेंगे। तभी यहाँ पर यंग उसके नजदीक आता है और उससे कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, तुम बहुत ज्यादा फायदे में रहोगी। यहाँ पर तो यंग उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ गया था, इस पर तो यू उसको पुश कर देता है। इस पर यंग के डैड उससे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। यहाँ पर वो अपने गार्ड से कहते हैं कि इसके हाथ तोड़ दो। इस पर वहाँ लाइला तो आगे आ जाती है और कहती है इनको टच करने की हिम्मत भी मत करना। अभी यहाँ पर यंग के डैड लाइला से पूछते हैं वैसे तुम कौन हो। बताती है वो ड्रीमर ग्रुप की चीफ एग्जीक्यूटिव है। इस पर तो यंग के डैड उससे कहते हैं मैं तुम्हें अभी फायर करवाता हूँ। इस पर तो लाइला उनसे कह देती है तो देख लो करवा के। इस पर तो यंग के डैड एक कॉल कर देते हैं, कह रहे थे एक लड़की यहाँ पर मेरे साथ बहस कर रही है, उसको वहाँ से फायर कर दो। सामने से वो पर्सन भी कहता है ठीक है मिस्टर, आपके कहे अनुसार हम उस लड़की को फायर कर देंगे। हम देखते हैं ये लोग वेट कर रहे होते हैं इस चीज का कि लाइला को फायर किया भी जाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर यंशी कहने लग जाती है असल में ये लड़का जो यहाँ पर मिस्टर चू होने का प्रिटेंड कर रहा है वो असल में एक भिखारी है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तभी यहाँ पर यूज से कहता है यंशी मैं सिर्फ और सिर्फ भिखारी होने का प्रिटेंड करता था ताकि मैं सामने वाले पर्सन का माइंडसेट जान पाऊँ कि वो एक सेल्फिश इंसान है या फिर जेन्युइन पर्सन है। और देखो मेरा ये प्रिटेंड करना काम भी करा और मैं तुम्हारी सेल्फलेसनेस और नैरो माइंडेड को जान पाया। और तुम जरा अपनी बहन को देखो, वो तुम्हारी जस्ट अपोजिट, वो ये जानती थी कि मैं एक भिखारी हूँ तब भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कि इन लोग के समझ में अभी भी कहाँ आया था, वो लोग कहाँ चुप होने वाले थे, वो तो अभी भी यू को मॉक करे जा रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो यंग का बुलाया हुआ आइडेंटिफिकेशन चेक करने वाला वो बंदा आ जाता है। यहाँ पर यंग के डैड कहते हैं देखो यहाँ पर आकर इन लोग को कंफर्म करो। अभी हम देखते हैं वो पर्सन तो यहाँ पर मिस्टर लैंग के पास जाता है और कहता है अरे कार किंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद तो सभी लोग बात करने लग जाते हैं क्या सच में कार किंग है। यहाँ पर यंग के डैड तो अभी भी उन लोग की बेइज्जती करे जा रहे थे। इस पर तो वो आइडेंटिफिकेशन करने वाला पर्सन तो उन्हें एक थप्पड़ लगा देता है, लेकिन अभी भी उन लोग को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। बात कर रहे थे मिस्टर लैंग तो कितनी बड़ी पर्सनालिटी है, वो ऐसी शादी में तो आ ही नहीं सकते। अभी हम मिस्टर लैंग को देखते हैं जो यहाँ पर पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए आया था, उससे कहते हैं अगर तुम्हें अपनी नौकरी पे आ रही है तो इन बाप बेटों को यहाँ से निकलवाओ। पर तो वो पर्सन यहाँ पर यंग की डैड की पिटाई कर देता है। यहाँ पर यंग तो कहने लगा था लगता है इस पर्सन को भी इन लोगों ने अपनी साइड कर लिया है। यहाँ पर यंशी और उसकी मॉम भी इस बात पर ही हामी भर रहे थे। तभी यहाँ पर एक पर्सन बीच में बोलता है और कहता है मैं तुम्हारे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इस दुनिया से ब्लॉक करवा दूंगा। पर यंग के डैड कहते हैं तुम आखिरकार हो कौन और खुद को समझते क्या हो, और ये सब तुम ऐसे कैसे करा दोगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ड्रीम ग्रुप का एक और वर्कर आ जाता है। तभी वहाँ पर यंग के डैड उसके पास दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं देखो ये लाइला नाम की लड़की मेरे से बदतमीजी कर रही थी, तो इस लड़की को अभी के अभी जॉब से निकाल दिया जाए। तभी यहाँ पर वो पर्सन लाइला के पास में जाता है और लाइला भी यहाँ पर उससे मिलती है। यहाँ पर यंग के डैड तो लाइला के सामने हेकड़ी दिखाते हुए कह रहे थे अब देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। और यहाँ हम देखते हैं वो पर्सन तो यंग के डैड का पक्का वाला दोस्त था। वो यहाँ पर कहता है देखो लाइला तुमने मेरे इतने अच्छे दोस्त के साथ में बदतमीजी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें इस जॉब की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता और मैं तुम्हें इस जॉब से अभी के अभी निकाल रहा हूँ। यहाँ पर तो लाइला की मॉम उस पर्सन से रिक्वेस्ट करने लग जाती है, कह रही थी प्लीज मेरी डॉटर के साथ ऐसा मत करो, उसे प्लीज उसकी नौकरी से तो ना निकालो। तो यहाँ पर उसके सामने नील डाउन भी होने लगी थी। अभी यहाँ पर लाइला अपनी मॉम को रोकते हुए कहती है हमारे ग्रुप में वर्कर की काबिलियत को सबसे पहले देखा जाता है, ना कि उनके कॉन्टेक्ट्स को, तो मेरे साथ तो बुरा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ हम देखते हैं वो पर्सन तो लाइला को फायर करने की रट लगाया जा रहा था और इसी को लेकर इनके बीच में बहुत ज्यादा बहस भी हो जाती है। तभी यहाँ पर यू बीच में बोलता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग इसे फायर करोगे। तभी वो पर्सन तो यहाँ पर यू को देखकर घबरा जाता है और उसको चेयरमैन कह के एड्रेस करता है। उसकी बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बात करने लग जाते हैं अगर ये चेयरमैन है तो गाँव में क्या कर रहा है, वो यहाँ पर गाँव में क्यों शादी कर रहा है,
लेकिन वो पर्सन तो अभी भी लाइला को फायर करने के लिए बोल रहा था। तभी यहाँ पर तो यू उस पर्सन को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है वो अपने काम में इतनी माहिर है, तुम उसको भला ऐसे क्यों फायर कर रहे हो? अगर तुम अपनी मर्जी मुताबिक ऐसे लोगों को फायर करते हो तो आज के आज मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। यहाँ पर तो वो पर्सन यू से माफी मांग रहा था। इस पर यू कहता है ऐसी गलती की कोई भी माफी नहीं है। यहाँ पर तो वो लोग जो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे उनको भी यकीन हो जाता है कि यू ही ड्रीम ग्रुप का चेयरपर्सन है। लेकिन हम देखते हैं शुई की मॉम और यंग के डैड तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी यहाँ पर यू कहता है इनके फालतू सवालों का अब मुझे कोई भी जवाब नहीं देना। तभी यहाँ पर वो लाइला से कहता है लाइला तुम बहुत अच्छा काम करती हो और मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ। पर तो लाइला उनका शुक्रिया अदा करती है और कंपनी के और वर्कर्स के साथ में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यू और शुई एक दूसरे के साथ में खड़े थे। यहाँ पर तो शुई की मॉम यू से पूछ रही थी क्या सच में तुम ड्रीम ग्रुप के चेयरपर्सन हो? इस पर यू कहता है हाँ, और ये बात मैं कई बार साबित कर चुका हूँ। हम यांशी को देखते हैं जिसका एटीट्यूड तो अभी भी नहीं बदला था। अभी यहाँ पर मिस्टर लैंग यांग और उसके डैड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं इन लोग का क्या करना है? यहाँ पर यू उनसे कहता है हाँ इन लोग को सजा देनी तो बहुत जरूरी है। तभी यहाँ पर यांग के डैड तो उससे कह रहे थे प्लीज आप हमें माफ कर दें। तो हम देखते हैं यू उन लोग को सजा दिलवाता है। तभी यहाँ पर यू का फ्रेंड एक कॉल करता है जिसके बाद से यांग और उसके डैड की सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाती है। यहाँ पर तो यांग के डैड ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं उन्हें एक कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि अब तो वो बैंकरप्ट हो गए हैं। यहाँ तो वो अपने घुटनों पे आकर बोलने लग जाते हैं प्लीज उन्हें बख्श दिया जाए। लेकिन यहाँ पर उनको तो छोड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। तभी यहाँ पर यांग के डैड उसको नील डाउन करवाते हैं। यहाँ पर तो ये लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर तो यांग खुद को थप्पड़ भी लगाता है और ये लोग कहे जा रहे थे कि इनको बख्श दिया जाए, ये लोग इनके रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। तभी हम देखते हैं यू यहाँ पर अपने फ्रेंड से बोलता है कि इनकी फैक्ट्रीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करिए जाए, अगर ये अपना काम ठीक से कर रहे होंगे तो हम इन्हें बख्श देंगे। इस पर तो यांग के डैड उनका शुक्रिया करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम यू को देखते हैं जो यहाँ पर शुई से कहता है सबके बाद भी अब भी तुम मुझसे शादी करोगी ना? पर शुई कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सपना है कि मैं तुमसे शादी करूं चाहे तुम किसी भी हालात में क्यों ना हो। अभी यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारे प्रोमिस करते हैं। इधर हम शुई की मॉम और सिस्टर को देखते हैं जिनका एटीट्यूड भी इसकी तरफ बहुत ज्यादा बदल गया था। उनकी बातों पर यहाँ पर शुई उनसे कहती है ये तो आपको पसंद नहीं था ना? यहाँ पर शुई की मॉम उससे कहती है हमें तो गलतफहमी हो गई थी। और फिर कहती है अब तो तुम हमें फाइनेंशियली हेल्प करोगे ना? इस पर ही उनसे कहता है जिस हिसाब का आपका कैरेक्टर है उस हिसाब से तो मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ पर और लोग भी यांशी और उसकी मॉम को अच्छे से सुना देते हैं। यहाँ पर शुई की मॉम उससे कह रही थी बेटा मैंने तुम्हें पालने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, क्या तुम अपनी मॉम को अबैंडन कर दोगी? पर शुई कहती है मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने मेरी जिम्मेदारी निभाई है और मैं भी आपकी जिम्मेदारी को निभाऊंगी। अभी हम देखते हैं यहाँ पर यांशी और उसकी मॉम यहाँ पर यू से माफी मांगते हैं। तभी यहाँ पर सभी के सभी लोग उनको वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं उनके वेडिंग का सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।